तो बच्चे आज की वीडियो देखने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आपको जो 9 एलिमेंट्री फॉर्म्स मैंने पढ़ाई थी उसको पहले आप अच्छे से याद करें, जिससे अगर आपको क्वेश्चंस अगर ढंग से समझने हैं तो आपको वो 9 फॉर्म्स याद होनी चाहिए, जिससे फिर आपको दिक्कत ना आए कि मैंने किस तरीके से अप्लाई उनको किया है। तो बच्चे उसने हेडिंग लगाई। तो कल तक हम 9 एलिमेंट्री फॉर्म पढ़ चुके थे। अच्छा, इस एडिशन को थोड़ा तरीके से और भी पढ़ सकते हो। एडिशन का मतलब है कोई भी दो प्रीमिसेस है, मान लो पी और क्यू, तो उनको जोड़ सकते हैं पी और क्यू करके, ठीक है। तो ये जो चीज़ कटी हुई है आप लिखना चाहो तो अलग से लिख सकते हो। इस एडिशन को इस तरीके से भी पढ़ सकते हो कि दो प्रीमिसेस है पी और क्यू, तो आप एडिशन प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो पी और क्यू को पी और क्यू करके जोड़ सकते हो। तो ये कहती है एडिशन प्रॉपर्टी। अब बच्चे सुने, हम इन सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर करा के क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। आर्टिकल में दो ही चीज़ प्रूव करनी है, या तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड। वैलिड प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो ट्रुथ टेबल से प्रूव करो। ट्रुथ टेबल से कर रहे हो तो टोटोलॉजी बननी चाहिए, और अगर उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि ट्रुथ टेबल का यूज़ नहीं करना, तो फिर आपको ये 9 एलिमेंट्री फॉर्म लगानी आनी चाहिए। 3-4 क्वेश्चन में करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा समझ आने लग जाएगा, कैसे भी करके घुमा घुमू के प्रूव हो जाएगा। तो बच्चे देखें ध्यान से, वो क्या कहता, प्रूव दैट द आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है आपको, आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं। तो हेडिंग क्या है, पहले हेडिंग पढ़ो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिमेंट्री फॉर्म्स। क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, एलिमेंट्री फॉर्म, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। हम बिना ट्रुथ टेबल के भी प्रूव कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द आर्ग्यूमेंट पी कोमा क्यू। तो बच्चे ये दोनों तो हो गए प्रीमिसेस, ये कंक्लूजन का साइन होता है, तो इसका मतलब ये लास्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, कंक्लूजन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन प्रूव करनी है, मतलब ये लेकर आना है। इन दो प्रीमिसेस का यूज़ करते करते टेबल नहीं बनानी, इन दोनों का यूज़ करते करते हमें ये रिज़ल्ट लेकर आना है। अगर ये रिज़ल्ट आ गया तो हम कह देंगे आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड। और वो कह रहा है कि प्रूव करो ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। वैलिड है तो इन दोनों का यूज़ करके ये बनना ही चाहिए। अब हिंट कैसे मिलेगा, बच्चे देखो पी और क्यू दो प्रीमिसेस दे रखे हैं, और पी और क्यू करके पहले कोई चीज़ बना रखी है, तो हमें याद आ गया एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी दो प्रीमिसेस है तो आप इसको इसमें और करके जोड़ सकते हो, तो पी और क्यू बन जाएगा। तो पहली चीज़ तो समझ आ रही है कि इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए पहले इन दोनों में एडिशन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो हमने लिखा गिवन, एक तो पी नाम से प्रीमिसेस है, इक्वेशन नंबर 1 हल्का सा ब्रैकेट में लिखा, ये प्रीमिसेस को शो कर रहा है। क्यू नाम से दूसरा प्रीमिसेस है, इक्वेशन 2, ये भी प्रीमिसेस है। टू प्रूव हमें इस कंक्लूजन तक पहुंचना है, पी और क्यू ब्रैकेट बंद एंड क्यू, और हमें प्रूव करना है कि ये वैलिड है, और यही हमारा क्या है, कंक्लूजन। अब इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने देखा कहीं ना कहीं, तो जो चीज़ आंसर में दे रखी होती है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। तो ये कोई रट्टा नहीं मारना होता, आप जो भी चीज़ प्रूव करनी है उसको देखोगे तो सही कि उसमें क्या लेकर आना है, तो उससे फिर सोचेंगे। तो पी और क्यू अगर दो प्रीमिसेस हो तो साइड में देखो मैंने ऐसे रीजन बना बना के दिखाए हैं। तो बाई यूजिंग लॉ ऑफ एडिशन इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 और 2 में मैं लॉ ऑफ एडिशन लगा रहा हूँ, तो पी और क्यू प्रीमिसेस को पी और क्यू करके जोड़ सकता हूँ, जो भी अभी ऊपर बताया आपको। तो हल्का सा लिखा, पी और क्यू दो प्रीमिसेस है तो एडिशन प्रॉपर्टी से पी और क्यू करके जोड़ सकते हैं। तो बाय एडिशन प्रॉपर्टी इन 1 और 2 पी और क्यू को जोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है और 1 में पी दे रखा है, तो मॉडर्न टॉलरेंस क्या कहता है, या इसमें इसने कंजक्शन लगा दिया, क्योंकि ध्यान से देखो रिजल्ट में पी और क्यू के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। और हमने एक प्रीमिसेस पढ़ा हुआ है, एक 9 एलिमेंट्री फॉर्म में कंजक्शन लॉ पढ़ा था। कंजक्शन लॉ क्या था, कोई भी दो प्रीमिसेस हो उनको एंड करके जोड़ सकते हो। तो बच्चे ये इक्वेशन नंबर 3 जिसमें ये वाला प्रीमिसेस है, और इक्वेशन 1 में ये वाला प्रीमिसेस है। अब ये भी तो प्रीमिसेस बन चुका है, एक स्टेटमेंट बन चुका है। बचे पी इक्वेशन नंबर क्यू इक्वेशन नंबर 2 है, और पी और क्यू इक्वेशन नंबर 3 है। तो 2 और 3 में मैं लगा रहा हूँ बच्चे कंजक्शन लो। तो बाय लॉ ऑफ कंजक्शन, लॉ ऑफ कंजक्शन अगर हल्का सा साइड में लिखूँ आपको समझाने के लिए, तो आपने लॉ ऑफ कंजक्शन में पढ़ा था कि पी और क्यू कोई दो प्रेमिसेस है तो कंजक्शन लॉ कहता है इन दोनों के बीच में कंजक्शन यानी एंड का साइन लगा दो। अब मैंने आपको बोला था कि खाली पी का मतलब पी से नहीं है, मतलब कोई भी प्रीमिसेस हो, कोई भी दो प्रीमिसेस हो, तो कंजक्शन लॉ कहता है कि उन दोनों को एंड से जोड़ दो। तो बच्चे ये एक प्रीमिसेस, ये दूसरा प्रीमिसेस, हमें इन दोनों को ही एंड से जोड़ना है। तो हमने बोल दिया इक्वेशन 2 और 3 में क्या लगा दें, कंजक्शन लॉ। तो 2 और 3 में कंजक्शन लॉ लगाएंगे तो इस पूरे को इसके साथ एंड करके जोड़ दो। तो पी और क्यू को क्यू के साथ एंड करके जोड़ दो, और ये रिजल्ट आ गया। और अगर आ गया तो कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड।
तो हमने 9 एलिमेंट्री फॉर्म में से किन्हीं किन्हीं फॉर्म्स का यूज़ करके प्रूव कर दिया कि ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल क्या है बच्चे, वैलिड। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है प्रूव दैट द आर्ग्यूमेंट पी टेंडिंग्स टू क्यू, कोमा कोमा लगाने का मतलब ये एक प्रीमिसिस हो गया, ये दूसरा प्रीमिसिस हो गया, और ये कंक्लूजन का साइन, और लास्ट में रिजल्ट लेकर आना है सिर्फ क्यू। और अगर आ गया तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड। पूछ ही रहा है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड करो प्रूव, इसका मतलब वैलिड आएगा। तो बच्चे ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। टू प्रूफ में लिखा क्यू तक पहुंचना है। अब दिमाग लगाते हैं कैसे करेंगे। बच्चे आपको मैंने एक सिंप्लीफिकेशन लॉ पढ़ाया था, तो ये एक दो क्वेश्चन को तीन चार बार पढ़ोगे ना बच्चे तो बातें समझ आएंगी। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या था, पी और आर में किसी ये पी को रख लो, तो सिंप्लीफिकेशन मैंने लिख के भी दिखाया। सिंप्लीफिकेशन लॉ में हमने पढ़ा था पी एंड क्यू अगर है तो सिर्फ पी बचेगा, मतलब सिंप्लीफाई होकर क्यू खत्म हो जाएगा और सिर्फ पी बचेगा। तो पी एंड आर में कौन बचेगा, पी। तो लिखा हमने इक्वेशन 2 के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन लगा रहे हैं, तो पी एंड आर में सिर्फ क्या बचेगा, पी। अब ध्यान से पढ़ना, पी टेंडिंग्स टू क्यू और पी, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 3 पे फोकस करो। पी टेंडिंग्स टू क्यू और पी, तो आपने पहला पहला लॉ पढ़ा था मॉडर्न स्पोनस। बच्चे मॉडर्न स्पोनस में आपने पढ़ा था पी टेंडिंग्स टू क्यू और पी है तो सिर्फ क्यू आंसर आएगा। तो क्या लिखा, बाय मॉडर्न स्पोनस इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो पी टेंडिंग्स टू क्यू और पी, तो मॉडर्न स्पोनस कहता है सिर्फ क्या बचेगा, क्यू। ये मैंने आपको कल की क्लास में जो 9 एलिमेंट्री फॉर्म्स पढ़ाई थी उनमें से आप देख सकते हो। तो बच्चे ये कंक्लूजन भी आ गया और ये क्यू मिल गया, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है बच्चे, वैलिड, क्योंकि हमें क्यू तक ही पहुंचना था। तो ये दो क्वेश्चंस किए हैं, पहले इन दोनों को ढंग से देखो वीडियो पॉज करके, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, क्योंकि दो क्वेश्चन ढंग से समझ आएंगे तो ही आगे वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। प्रैक्टिस से समझ आ जाते हैं, कुछ मर्जी लगाते रहो, पेपर में रट के नहीं जाना। आप कैसे भी कर दो, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ट्रुथ टेबल से करे आना, अगर चाहिए लिखा भी हो। और अगर नहीं हो रहा मान लो हमसे 9 एलिमेंट्री फॉर्म से, तो कम से कम ट्रुथ टेबल बनाकर कर आना, क्या आपका नंबर मिल जाए। अब अगला सुनो, कहता प्रूव दैट द आर्ग्यूमेंट, एक तो दिया हुआ है पी टेंडिंग्स टू क्यू एंड आर टेंडिंग्स टू एस, ये तो हो गया पूरा एक प्रीमिसिस। कोमा लगाकर दूसरा प्रीमिसिस है पी और आर एंड क्यू और आर, तो मैं लिखता भी जा रहा हूँ साथ साथ, ये पहला प्रीमिसिस, ये पूरा दूसरा प्रीमिसिस, ये कंक्लूजन का साइन लगा हुआ है। और आपको आंसर दिखाऊं तो आंसर लाना है क्यू और एस, तो टू प्रूव में लिखा हमने क्यू और एस। अब हमें क्वेश्चन की जरूरत तो है नहीं क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया अच्छे से। तो टू प्रूव में हमें करना है क्यू और एस को क्या प्रूव करना है, वैलिड, इस कंक्लूजन तक पहुंचना है। अब देखो दिमाग लगाते हैं, क्यू और एस तक पहुंचना है, क्यू और एस तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं कल परसों मैंने आपको एक डायलेमा पढ़ाया था बच्चे, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, और उसमें ना यही कुछ था। चेक करना आपका कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, उसके अंदर ये लाइन अगर थी और नीचे एक लाइन और साथ में होनी चाहिए पी और आर, अगर एक लाइन मिल जाए पी और आर तो आंसर मिल जाएगा क्यू और एस। याद करो जिसमें मैंने कहा था कि ये वाली पूरी चीज़ और इसका पहला और से अगर जुड़ा हो तो फिर आंसर में आएगा इसका दूसरा और इसका दूसरा और से जुड़ जाएगा, और आंसर हमें वही लाना है। तो बस चाहिए क्या, इसमें कंस्ट्रक्टिव डायलेमा तब लगेगा जब इसके साथ एक लाइन एक्स्ट्रा हो, ये वाली चीज़। अब बच्चे मेरे को इन दो में से सिर्फ एक को लेना है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, पी एंड क्यू हो तो सिर्फ पी बचेगा। तो ये पूरा पी हो गया, ये पूरा क्यू हो गया, और बीच में एंड है, तो इक्वेशन 2 में पहले सिंप्लीफिकेशन लगा दो। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कोई भी दो प्रीमिसेस के बीच में अगर एंड है तो ये पहला प्रीमिसेस बचेगा। तो हमने लिखा बाय लॉ ऑफ सिंप्लीफिकेशन इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में सिंप्लीफिकेशन लगा दें तो इस और इसमें सिर्फ ये बच जाएगा, तो पी और आर आ जाएगा आंसर। साइड में लिख के बताया, पी एंड क्यू में सिर्फ क्या बचता है, पी, तो इस पी में तो हो गया ये पूरा ब्रैकेट, इस क्यू में हो गया ये वाला ब्रैकेट, और बीच में लगा हुआ है कंजक्शन का साइन। तो सिंप्लीफिकेशन कहता है सिर्फ ये वाला बंदा बचेगा, तो सिर्फ ये पी और आर बच गया। अब इक्वेशन 1 और 3 को ध्यान से देखो, इसमें पूरा पूरा कंस्ट्रक्टिव डायलेमा लग रहा है। बचे 1 में ये पूरी लाइन है और 3 में ये लाइन आ गई पी और आर। अगर पी और आर दिया हुआ है तो आंसर कंस्ट्रक्टिव डायलेमा से क्यू और एस, एंड नहीं आएगा, क्यू और एस। तो बच्चे हमने लिखा 1 और 3 में अगर लगा दें कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, और मैंने लिख के भी दिखाया कंस्ट्रक्टिव डायलेमा में तुम्हें पूरा आर्ग्यूमेंट ये लिखवाया हुआ है, अगर ये और ये गिवन हो तो आंसर बचता है क्यू और का साइन और एस, यानी इस ब्रैकेट का भी दूसरा एलिमेंट और इस ब्रैकेट का भी दूसरा एलिमेंट और बीच में लगा दो और, अगर ये दोनों लाइनें गिवन हो। तो ये भी गिवन है, ये आ चुकी है,
तो फर्स्ट और थर्ड में अगर कंस्ट्रक्टिव वैल्यू में लगा दें तो आंसर बचेगा Q और S, और वहाँ तक पहुँच गए तो रिजल्ट क्या हो गया बच्चे, वैलिड। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है प्रूव दैट द आर्ग्यूमेंट P टेंडिंग्स टू Q, मतलब P एंड Q और R टेंडिंग्स टू S, ये पूरा एक प्रीमिसिस हो गया, तो मैंने लिखा ये फर्स्ट प्रीमिसिस। ऐसे T टेंडिंग्स टू R सेकंड प्रीमिसिस, और नगेशन P एंड Q ये थर्ड प्रीमिसिस इज कंक्लूड दैट, तो इसका मतलब टू प्रूव में T टेंडिंग्स टू S है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब बच्चे बहुत इजी थ्योरम है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बच्चे, तो ध्यान से देखें आप लोग। आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी डिसजक्टिव सेलोलिज्म। बच्चे डिसजक्टिव सेलोलिज्म में क्या था कि अगर ये यहाँ से पहले देखो P और Q हो और नगेशन P हो, इस पहले वाले का नगेशन हो, अगर ये दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है तो आंसर बचता है Q। और डिस्ट्रक्टिव में मैंने थोड़ा सा बताया था कि डिसजंक्टिव सेलोलिज्म में ये P और नगेशन P आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट क्या बचेगा, Q। तो फोकस करना अब तुम 1 और 3 पे। बच्चे 1 और 3 को ध्यान से देखो, ये पूरा मेरे लिए P हो गया और Q, P और Q, तो ये फर्स्ट में ये P हो गया और का साइन, और ये Q हो गया। और थर्ड में देखो इस P का क्या है, नगेशन। तो फर्स्ट और थर्ड में अगर डिसजक्टिव सेलोलिज्म लगाएं तो ये P और ये नगेशन P आपस में कैंसिल आउट, बचेगा क्या, R टेंडिंग्स टू S। तो बचा क्या, R टेंडिंग्स टू S। अब 2 और इस 4 को देखो, T टेंडिंग्स टू R, R टेंडिंग्स टू S, तो आपको हाइपोथेटिकल सेलोलिज्म पढ़ाया था, T टेंडिंग्स टू R, R टेंडिंग्स टू S, तो T सीधा किसकी तरफ जाएगा, S की तरफ। तो हमने लिखा बाय यूजिंग हाइपोथेटिकल सेलोलिज्म, अगर P Q की तरफ, Q R की तरफ, तो P सीधा किसकी तरफ जाएगा, R की तरफ। तो T R की तरफ, R S की तरफ, तो T सीधा किसकी तरफ जाएगा, S की तरफ। ये रिजल्ट आ गया, तो दैट इज आंसर। तो ये प्रैक्टिस से मतलब परफेक्ट हो गए बच्चे, 3-4 करवाए हैं, जैसे उनको 4-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप ये बातें समझ में आएंगी। अगला कह रहा है प्रूव दैट द आर्ग्यूमेंट P टेंडिंग्स टू नगेशन Q, ये पहला प्रीमिसिस हो गया। R टेंडिंग्स टू Q दूसरा प्रीमिसिस हो गया। तीसरा सिर्फ R है, ये हो गई इक्वेशन 1, 2 और 3। फिर हमें कहता प्रूव करो नगेशन P, आंसर में हमें यानी टू प्रूव में लाना है नगेशन P। अब नगेशन P लाने के लिए मैंने क्या किया, पहले थोड़ा सा फोकस करें अगर हम लोग बच्चे, तो इसके अंदर अब थोड़ा सा याद रखने वाला है ये क्वेश्चन, हल्का सा ध्यान में, हालांकि किसी और तरीके से भी करें हो सकता है हो जाए। वैसे सबसे पहले मैं R टेंडिंग्स टू Q में कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो लगा रहा हूँ। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो मैंने आपको टोटोलॉजी से जस्ट पहले 4-5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, तो आप देखना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब था कन्वर्स भी कर दो, इन्वर्स भी कर दो। तो पहले तो Q और R कर दिया इसको, और Q के आगे भी नगेशन और R के आगे भी नगेशन। तो इक्वेशन 2 में मैं लगा रहा हूँ बच्चे कौन सा लो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो कहता है कि आप कन्वर्स भी कर दो और इन्वर्स भी कर दो। तो कन्वर्स करेंगे इसका तो Q टेंडिंग्स टू R, और इन्वर्स करेंगे तो Q का इन्वर्स नगेशन Q और R का नगेशन R। तो वो लिखता है, और नोट्स में थोड़ी करेक्शन भी करनी है तो मैं करवाता हूँ। तो मुझे नगेशन P तक पहुँचना है, अगर मैं पहुँच गया तो बात बन जाएगी। और थोड़ा हिंट के तौर पे लिखा है, इसमें हमें सिर्फ आंसर में P में चाहिए, तो हमें बाकी सब चीज़ें ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो लगा रहे हैं इक्वेशन 2 में। अगर इक्वेशन 2 में कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो लगाएं तो Q टेंडिंग R टेंडिंग्स टू Q था, तो Q टेंडिंग्स टू R हो गया, Q के आगे भी नगेशन, R के आगे भी नगेशन, और आप इसको काट दो और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो लिख लो, मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है। P टेंडिंग्स टू Q हो तो यहाँ Q लिखो, यहाँ P, उसके आगे दोनों के आगे नगेशन लगा दो। तो ये पढ़ाया हुआ है, उसका यूज़ कर दिया मैंने। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ सिर्फ समीकरण 2 में लगाया है और उससे ये रिजल्ट बन गया। अब हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यूज़ कर दिया 1 और 4 में, तो 4 तो ये है और 1 मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे 1 में ध्यान से देखो, P टेंडिंग्स टू नगेशन Q, P टेंडिंग्स टू नगेशन Q और नगेशन Q टेंडिंग्स टू नगेशन R। तो बच्चे P टेंडिंग्स टू Q, Q टेंडिंग्स टू R, तो P टेंडिंग्स टू R। तो बच्चे वहाँ से P टेंडिंग्स टू नगेशन Q था और नगेशन Q टेंडिंग्स टू नगेशन R, तो P टेंडिंग्स टू नगेशन R। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 5। और अब 3 नंबर इक्वेशन में R दिया हुआ था, सिर्फ R को जानबूझ के लिखा नगेशन नगेशन R लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी प्रीमिसिस का नगेशन लो और उसका फिर नगेशन लो तो वापस वही आ जाता है। जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही, तो वैसे ही किसी भी प्रीमिसिस, किसी भी स्टेटमेंट का नगेशन और उसका फिर से नगेशन ले लोगे तो आर ही आएगा। भाई सोच के देखो, मान लो P के अंदर अपने 2 हैं, T और Q, T और F,
इसका नगेशन लो, तो टी का नगेशन एफ, एफ का नगेशन टी। फिर इसका फिर नगेशन ले लो, तो एफ का टी, एफ का गलत लिख दिया सॉरी, ये टी है क्योंकि एफ का टी होता है। टी का क्या होगा एफ, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है इक्वल, यानी नगेशन नगेशन पी किसके बराबर होता है, पी के। तो हमने लिखा कि आर जो तीसरे नंबर पे प्रीमिसिस था, तो पहले आर को लिखा, आर को लिख सकते हैं नगेशन नगेशन आर। अब बच्चे 5 और 6 को ध्यान से देखो, पी टेंडिंग्स टू नगेशन आर, और यहाँ पर ये जो चीज़ है उसके आगे लगा हुआ है नगेशन। तो आपने पढ़ी हुई है बच्चे दूसरी नंबर फॉर्म एलिमेंट्री में, मॉडर्न स्टोलेंस। मॉडर्न स्टोलेंस में आपने पढ़ा था, मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, पी टेंडिंग्स टू क्यू, और क्यू के आगे क्या हो नगेशन, तो आंसर बचता है इस पी वाले के आगे नगेशन। तो बच्चे ध्यान से देखो, पी टेंडिंग्स टू नगेशन आर, क्यू की जगह नगेशन आर आ गया। अब अगर क्यू की जगह नगेशन आ रहा है तो यहाँ पर होना चाहिए उसका और नगेशन, तो क्यू में नगेशन आ रहा है और क्यू में नगेशन आ रहा है और उसके आगे नगेशन होना चाहिए, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर नगेशन आ रहा है और नगेशन आर के आगे नगेशन है, तो यानी पी टेंडिंग्स टू नगेशन आर और नगेशन आर के आगे नगेशन, तो रिजल्ट बचेगा पी के आगे नगेशन। तो रिजल्ट बचेगा पी के आगे नगेशन, लिख के भी दिखाया, पी टेंडिंग्स टू नगेशन आर और नगेशन नगेशन आर। तो ये वाली बिल्कुल चीज़, इतनी चीज़ बिल्कुल इसके बराबर है, तो आंसर में इस पी के आगे क्या लग जाएगा नगेशन, तो ये भी स्मॉल पी है, इससे मत कंफ्यूज हो जाना। तो बच्चे ये आ गया रिजल्ट, तो यही लाना था, तो इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट भी क्या है वैलिड। अब आगे 2 क्वेश्चन होमवर्क में हैं और ये क्वेश्चंस मैंने आगे सॉल्व करवाए हुए हैं, तो मैं पेज नंबर बताता हूँ आपको, सीधा वो निकाल के उन दोनों को भी चेक कर लेंगे, तो वो लास्ट में देख लेंगे वीडियो के एंड में। पहले एक काम और कर लेते हैं, ये 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर ये दोनों जो होमवर्क में दिए हैं, वैसे तो आप खुद ट्राई करना, पर मैं करवा ही देता हूँ साथ साथ। तो ये आप दोनों, आपके नोट्स में भी होगा, अगर नहीं है तो नोट कर लेना, पहली बात होगा क्योंकि फोटोस्टेट आपने बाद में ही करवाई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द आर्ग्यूमेंट P टेंडिंग्स टू Q, Q टेंडिंग्स टू R, R टेंडिंग्स टू S, नगेशन S। तो कितने प्रीमिसेस है, 1 2 3 और 4, ये चारों प्रीमिसेस दे रखे हैं, और सॉरी पांचवा भी दे रखा है P और T, और प्रूव करना है, ये कंक्लूजन का साइन लगा हुआ है, और आंसर निकालना है सिर्फ T। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा सारा है क्योंकि क्रम में चल रहा है। देखो P टेंडिंग्स टू Q, Q टेंडिंग्स टू R, तो इसके अंदर हाइपोथेटिकल सेलोलिज्म लगाएं तो लिख सकते हैं P टेंडिंग्स टू R। फिर P टेंडिंग्स टू R और R टेंडिंग्स टू S, तो लिख सकते हैं P टेंडिंग्स टू S। और फिर P टेंडिंग्स टू S और नगेशन P, नगेशन S, तो इसमें सीधा बचेगा P, और फिर P और T में सीधा T। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, थोड़ा हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाया है तरीके से। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगा दिया, तो P टेंडिंग्स टू Q, Q टेंडिंग्स टू R, तो आंसर आएगा P टेंडिंग्स टू R, तो आंसर आएगा P टेंडिंग्स टू R। इक्वेशन नंबर 6 दे दिया इसको। फिर अब ये एरो इस तरीके से इसलिए लगाया क्योंकि पहले 6 लिख लो और फिर 3, तो 6 और 3 को देखो, फिर से हाइपोथेटिकल लगा दिया, P टेंडिंग्स टू R, R टेंडिंग्स टू S, तो आंसर आएगा P टेंडिंग्स टू S, तो आंसर आ गया P टेंडिंग्स टू S। तो यहाँ तक पहुँच गए, हमें सिर्फ आंसर T तक पहुँचना है, सिर्फ T तक। तो P टेंडिंग्स टू S आ चुका है, बचे अब P टेंडिंग्स टू S और नगेशन S। इसमें लो देखो कौन सा लग रहा है, P टेंडिंग्स टू S और नगेशन S, तो आंसर आएगा नगेशन P। तो बच्चे P टेंडिंग्स टू S और नगेशन S में, यानी इक्वेशन नंबर 7 में और 4 में अगर अपने मॉडस टोलेंस लगा दें, तो P टेंडिंग्स टू S और नगेशन S अगर दिया हुआ है तो आंसर बचेगा नगेशन P। तो बच्चे नगेशन P, फिर P और T और नगेशन P, बच्चे डिसजक्टिव सेलोलिज्म लगा दो, तो P और T और नगेशन P, तो डिसजक्टिव का मतलब P और नगेशन P खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा T। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी, टाइम लगता है बच्चे, थोड़ा सा टिपिकल काम है, पर 1-2 बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे करोगे तो बातें समझ आ जाएंगी। तो उसने बोला इक्वेशन 4 और 7 में मॉडस पोनस लगाया तो नगेशन P आ गया। फिर बाय यूजिंग डिसजक्टिव सेलोलिज्म इन इक्वेशन नंबर 5th और 8th, तो बच्चे 5th और 8th आपको ने डिसजक्टिव सेलोलिज्म साइड में लिख दिया मैंने, P और Q, और इस P का क्या हो नगेशन, तो आंसर बचता है Q। तो आप देख सकते हो, आपकी 5 नंबर इक्वेशन दिखाऊं और 8 नंबर इक्वेशन दिखाऊं, तो 8 में तो देखो नगेशन P दिख ही रहा है, और 5 में अगर आपको दिखाऊं तो बच्चे P और T दिख रहा है, तो P और नगेशन P खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा T। तो बच्चे इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चे ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। उससे पहले वीडियो पॉज मत कर देना, हम 2 क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे वो सोल्व कर रहे हैं, तो आप अपने नोट्स में कुछ पेज टर्न आउट करेंगे और मैं पेज नंबर बताता हूँ आपको कौन सा निकालना है। तो बच्चे ये जो नेक्स्ट यूनिट आपकी बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट हो रही है उसके बिल्कुल लास्ट में आ जाओ,
तो आपको मिल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ बूलियन अलजेब्रा में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आज हमने सारे वो क्वेश्चन किए जिसमें हमने बिना ट्रूथ टेबल और बिना स्टेटमेंट वाले, कल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बूलियन अलजेब्रा वाले चैप्टर में आगे गए तो लेटिस मिला आपको, लेटिस से भी थोड़ा सा आगे जाओगे तो मिल जाएंगे बच्चे पेज नंबर 38 लेटिस वाले चैप्टर में। तो जब बूलियन अलजेब्रा के आगे लेटिस चैप्टर किया हुआ है उसके अंदर अगर आगे जाओगे तो 38 नंबर पेज पे आपको मिल जाएंगे। तो बच्चे जो दो क्वेश्चन वहाँ पर लिखे हुए थे वो दोनों सोल्व करवाए हुए हैं, तो उनको और देख लो। तो प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि एक साथ हो जाएंगे ना, फिर वीडियो एक साथ ही बन जाएगी, जिससे बाद में हमें वापस इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहता पी टेंडिंग्स टू क्यू और आर, ये पहला प्रीमिसिस, ये दूसरा प्रीमिसिस, ये तीसरा प्रीमिसिस, और प्रूव करना है, सॉरी ये पूरा तीसरा प्रीमिसिस, और प्रूव करना है पी टेंडिंग्स टू क्यू। तो हमने ये लिखा पहला दूसरा तीसरा, और प्रूव करना है पी टेंडिंग्स टू क्यू। अब बच्चे सबसे पहले मैंने हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, अब याद कैसे रखेंगे बच्चे, देखो जब भी पी टेंडिंग्स टू कुछ और कुछ टेंडिंग्स टू दूसरा, तो फिर ऑब्वियस बात है पी टेंडिंग्स टू दिस, तो पी टेंडिंग्स टू दिस टेंडिंग्स टू ये, तो बच्चे पी टेंडिंग्स टू क्यू, क्यू टेंडिंग्स टू एस, तो पी टेंडिंग्स टू एस। तो 1 और 3 में आपने सबसे पहले क्या लगा दिया, तो यूजिंग हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म इन 3 and 2, सॉरी 3 और 2 में लगा रहा है, तो क्यू पी टेंडिंग्स टू क्यू, क्यू टेंडिंग्स टू एस, तो पी टेंडिंग्स टू एस, तो क्यू और आर टेंडिंग्स टू क्यू, तो क्यू और आर टेंडिंग्स टू क्यू। तो हमने जो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाया है वो 3 और 2 में लगाया है। तो ये लाइन आ गई। अब ये लाइन आने के बाद कनेक्ट करो, पी टेंडिंग्स टू दिस और दिस टेंडिंग्स टू क्यू, फिर से लग रहा है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, तो पी टेंडिंग्स टू क्यू, क्यू टेंडिंग्स टू एस, तो पी टेंडिंग्स टू एस, तो पी टेंडिंग्स टू दिस टेंडिंग्स टू क्यू, तो पी टेंडिंग्स टू क्यू, और ये लेकर आना था। तो देख लो कितनी सिंपल है, अगर हल्का सा ऑब्जर्व करें क्वेश्चन को ढंग से तो आप समझ सकते हो कि कैसे इनमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। अदरवाइज ट्रूथ टेबल तो है ही, और उसमें तो बहुत ईजी है, कल आपको सिखाया भी था ट्रूथ टेबल से। ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, इसके बीच में लगाओगे एंड के साइन, और इसको लिख दोगे कंक्लूजन को, कंक्लूजन के साइन को दैट इम्प्लाइज, और रिजल्ट ये, और उसके अकॉर्डिंग पूरी ट्रूथ टेबल बनाओ, लास्ट में टोटोलॉजी आ जाए तो दैट मीन्स ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। तो पेपर में अगर ये भूल जाओ ना लगे तो कम से कम ट्रूथ टेबल से तो कराना। लास्ट क्वेश्चन आज का, वो कह रहा है ये आपको पहले देखो कितने प्रीमिसेस दिए हुए हैं, ये पूरा एक प्रीमिसेस, इतना इतना दूसरा प्रीमिसेस, तो ये 2 प्रीमिसेस दे रखे हैं, और नगेशन क्यू ये हमें प्रूव करना है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चे, मैंने सबसे पहले समीकरण 2 में सिंप्लीफिकेशन लगा दिया। सिंप्लीफिकेशन का मतलब नगेशन पी और आर में सिर्फ नगेशन पी को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अगर साइड में लिखूं तो ये पढ़ा था आपने, पी एंड क्यू हो तो पी बचेगा, ये था सिंप्लीफिकेशन। तो ये पी हो गया, ये एंड हो गया, ये क्यू हो गया, तो जो भी पी में है वो बचेगा, बचा लिया। अब पी और ये और नगेशन पी, डिसजक्टिव सिलोजिज्म पढ़ी हुई है आपने, ये पी है और ये नगेशन पी है, आपस में कैंसल आउट, आंसर बचेगा क्यू टेंडिंग्स टू पी, तो आंसर बचेगा क्यू टेंडिंग्स टू पी। तो 1 और 3 में हमने क्या लगा दिया, डिसजक्टिव सिलोजिज्म। अब क्यू टेंडिंग्स टू पी आ गया, ये समीकरण 4, और बचे समीकरण 3 में देखो नगेशन पी, क्यू टेंडिंग्स टू पी और नगेशन पी, तो मॉडल स्टोलेंस कहता है सिर्फ क्यू बचेगा और आगे लग जाएगा नगेशन। तो मैं लिखता हूँ साइड में, मॉडल स्टोलेंस का क्या स्टेटमेंट था बच्चे, मॉडल स्टोलेंस का स्टेटमेंट था अगर पी नगेशन क्यू है, और यहाँ पर सॉरी पी टेंडिंग्स टू क्यू है, पी टेंडिंग्स टू क्यू और यहाँ पर उसका नगेशन, तो रिजल्ट में बचेगा इसका नगेशन। अब लगाना सीखो, समीकरण 3 और 4 में लगा रहे हैं, तो 3 को देखो पहले, तो क्यू टेंडिंग्स टू पी, अब यहाँ पर अगर मान लो क्यू टेंडिंग्स टू पी, तो पी का क्या होना चाहिए, नगेशन, तो क्यू टेंडिंग्स टू पी और पी का नगेशन बिल्कुल है, तो ये वाला जो पहली चीज़ होती है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, नगेशन। पहली चीज़ में क्यू है तो क्यू के आगे क्या लग जाएगा, नगेशन, और यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट क्या है बच्चे, वैलिड। तो ये हमने आज की क्लास में क्वेश्चन किए जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स को वैलिड प्रूव किया, जिसमें हमें ट्रुथ टेबल जो है वो गिवन, मतलब ट्रूथ टेबल का यूज़ नहीं करना था, उसके बिना हमने इसको प्रूव करना था, तो हमने किया। तो बच्चे कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर कुछ वर्डिंग्स में लिखा होगा, उससे पहले हम ये प्रीमिसेस बनाएंगे और फिर आगे उनको इन्हीं फॉर्म से या ट्रूथ टेबल से सोल्व करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन सी में भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे ये यूनिट भी लगभग ख़त्म होने वाला है, पर इसके अंदर मैं आपको वापस करवाऊँगा एक चैप्टर जो मैंने आपको करवाया था, आपको बोला भी था कि याद रखना, हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किया था बच्चे
वार्शल एल्गोरिथम, तो उसकी वीडियोस भी इसी चैप्टर में डाल दूंगा, जिससे आपके 3 यूनिट्स पूरे पैक हो जाएंगे। तो ओके, थैंक यू क्लास।